लिखो। सबसे पहले रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। फर्स्ट डेफिनेशन, रैंडम एक्सपेरिमेंट। इफ एन एक्सपेरिमेंट if an experiment when repeated under identical conditions, when an experiment when repeat if an experiment when repeated under identical conditions do not produce the same outcome every time, do not produce under identical conditions, do not produce the same outcome every time, is called a random experiment, is called a random experiment. If an experiment when repeated under identical conditions do not produce the same outcome every time, ठीक है, then such an experiment is called random experiment. ये क्लियर हुआ? जैसे यार सोचो, कॉइन को टॉस किया तो क्या हर बार टेल आएगा, हर बार हेड आएगा? कुछ भी रेंडमली आ सकता है। डाई को रोल किया, कुछ भी आ सकता है, राइट? तो हर बार सेम आउटकम नहीं आएगा। हाँ, लेकिन जो आउटकम आएगा वो जितने आउटकम आ सकते हैं उनमें से एक आधा होगा। कोई रेंडमली कुछ नया आउटकम नहीं आएगा हर बार, ठीक है ना? तो ऐसे टाइप के एक्सपेरिमेंट को हम क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये क्लियर है? ठीक। अच्छा, रैंडम एक्सपेरिमेंट को प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। अब प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट मतलब ऐसे एक्सपेरिमेंट जिनके अंदर हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं किसी चीज के होने की, किसी चीज के ना होने की। खुद सोचो, अगर एक्सपेरिमेंट को मैं बार बार कर रहा हूं, प्लीज ध्यान दे भाई, एक्सपेरिमेंट को मैं बार बार कर रहा हूं और रैंडमली कुछ भी आउटकम आ रहा है, राइट? तो उनमें से एक चीज के होने के चांसेस क्या होंगे? क्योंकि बहुत सारी चीजें पॉसिबल है ना, तो उनमें से कुछ भी आ सकता है। ये समझे? ठीक है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट को हम प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके अंदर हम किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बहुत सारी चीजें आउटकम में आ सकती हैं, उनमें से एक के आउटकम में आने के चांसेस क्या है। ये क्लियर है? ठीक है, सेकेंड लिखो, एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट। इफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड, if a random experiment is performed, if a random experiment is performed, then each of its outcome, then each of its outcome is called elementary event. Then each of its outcome is called elementary event. ठीक है? यार एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं, सिंगल सिंगल आउटकम को हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री मतलब इससे और ज्यादा बेसिक आउटकम नहीं आ सकता, ठीक है? अब जैसे एक चीज बताओ, मान लो डाई को रोल कर रहे हैं, तो क्या क्या आउटकम आ सकते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सारे के सारे क्या है? एलिमेंट्री इवेंट्स। क्या इवन नंबर एलिमेंट्री इवेंट है ना? इवन नंबर एलिमेंट्री इवेंट नहीं है, क्योंकि इवन नंबर में 2 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, तीनों इकट्ठे थोड़ा ना आ रहे हैं। जो एक्चुअल आउटकम आ रहा है उस आउटकम को हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री इवेंट। एक्चुअल आउटकम को, हर एक एक्चुअल आउटकम को एलिमेंट्री इवेंट नाम दिया जाता है। ये क्लियर है? श्योर? आगे लिखो, सैंपल स्पेस, उनका कलेक्शन। पॉसिबल आउटकम्स तो लिख लिया ना हमने, एलिमेंट्री इवेंट तो पॉसिबल आउटकम होते हैं। हर एक
आउटकम को एलिमेंट्री इवेंट तो नाम दे रहे हैं, तो आउटकम तो आ गए ना, उसको तो नाम दे दिया। अब जितने भी आउटकम आ रहे हैं उनका अगर कलेक्शन किया जाए तो उसको सैंपल स्पेस बोलते हैं। मतलब सारे के सारे आउटकम्स का कलेक्शन इज नथिंग बट सैंपल स्पेस। लिखो जरा, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स of an of a random experiment, of a random experiment is called sample space, is called sample space। ये क्लियर है? तो जैसे डाई को रोल किया तो उसका सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, सेट के अंदर मतलब ब्रैकेट के अंदर ऐसे सेट बनाना है, 1,2,3,4,5,6। अच्छा, वन कॉइन को टॉस किया तो क्या सैंपल स्पेस आएगा, हेड कॉमा टेल। अच्छा, टू कॉइन्स को टॉस किया, हेड हेड, हेड टेल, ठीक। अच्छा, टू कॉइन्स, वन टॉस, वन कॉइन, टू टॉस, टू टॉस, क्या इन दोनों का सैंपल स्पेस सेम होगा डिफरेंट? लेट्स फिगर इट आउट। एक कॉइन को दो बार टॉस करना या दो कॉइन्स को एक साथ टॉस करना, एक बार टॉस करना, समझ में आ रहा है? अब सोचो, दो कॉइन्स को एक बार टॉस किया तो कॉइन वन, कॉइन टू क्या आएगा, इधर हेड, इधर हेड, इधर हेड, इधर टेल, इधर टेल, इधर हेड, इधर टेल, टेल। चार केसेस आ गए। अब टॉस वन, टॉस टू, एक ही कॉइन को दो बार टॉस करना, तो यार हो सकता है पहली टॉस में हेड आया या दूसरी टॉस में पहली टॉस में टेल आया। पहली टॉस में या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अब पहली बार अगर हेड आया तो दूसरी बार हेड भी आ सकता है, तो हेड हेड, हेड टेल, या फिर टेल हेड, टेल टेल। तो ये चार केसेस बनेंगे। तो एक्चुअली में दोनों केसेस क्या होते हैं, सेम, और ये यही केस जाएगा। ऐसे ही तीन कॉइन को एक बार टॉस करना या एक कॉइन को, इट्स वन एंड द सेम थिंग, इट्स वन एंड द सेम थिंग। ये क्लियर हुआ? श्योर? पक्का? ठीक है ना? नाउ अब ये देखो जरा कि एक कॉइन को टॉस करने पे टोटल आउटकम्स कितने आ रहे हैं, टू। एक कॉइन को, एक कॉइन को टॉस करने पे टोटल आउटकम्स कितने आ रहे हैं, टू। ये क्लियर है? तो दो कॉइन को टॉस करने पे कितने आएंगे, देखो कॉइन वन, कॉइन टू, इसके नंबर पीएनसी लगाएंगे। इसके अब देखो कॉइन वन भी टॉस करना है एंड कॉइन टू भी टॉस करना है, हाँ या ना? तो इसके जितने केसेस आएंगे, इसके जितने केसेस आएंगे, दोनों को क्या करेंगे, एंड है तो मल्टीप्लाई, तो इसके टू इंटू टू, तो क्या आ जाएगा, टू की पावर टू। सिमिलरली अगर एन के एन कॉइन्स को मैंने टॉस किया तो कितने केसेस आ जाएंगे, टोटल टू की पावर है। तो इतने टोटल आउटकम्स पॉसिबल होंगे। ये क्लियर हुआ? श्योर? ऐसे ही सोचो, मैंने डाई को एक बार टॉस, एक बार रोल किया तो कितने आउटकम्स आएंगे, सिक्स। अगर एक डाई को दो बार या दो डाई को एक बार, ठीक है ना, किया रोल, कितने आ जाएंगे, सिक्स की पार्ट टू। ऐसे तीन बार, सिक्स की पार्ट थ्री, एंड सो टिल एन डाई, कितना आ जाएगा, सिक्स की पावर, इस तरीके से आएगा। क्लियर हुआ? ये क्लियर है? श्योर? तो सैंपल स्पेस के अंदर एलिमेंट्स कितने होंगे वो डिपेंड करता है अगर एक्सपेरिमेंट बार बार हो रहा है तो। अच्छा, अब वो बोल रहा है कि एक कॉइन को एक डाई को रोल किया तो क्या क्या आउटकम पॉसिबल है एंड सैंपल स्पेस क्या है। तो कॉइन एंड डाई, हेड टेल, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो हेड वन, हेड टू, हेड थ्री, हेड फोर, हेड फाइव, हेड सिक्स, टेल वन, टेल टू, टेल थ्री, टेल फोर, टेल फाइव, कितने आउटकम्स हुए, 12। इसके जितने दोनों को मल्टीप्लाई, क्योंकि मेरे को इसको भी करना है एंड इसको भी करना है, तो हेड वन, हेड टू, हेड थ्री, हेड फोर, हेड फाइव, हेड सिक्स, टेल वन, टेल टू,
टेल 3, टेल 4, टेल 5, टेल 6। तो टोटल कितने आ गए? 12 आ गए, बात खत्म। अच्छा, अब वो बोल रहा है कि कॉइन को टॉस किया, तब तक टॉस करते रहना जब तक हेड ना आ जाए। मतलब कॉइन को टॉस किया, अगर हेड आ गया खत्म, अगर नहीं आया टेल आया फिर से उठाओ, टॉस करो, फिर से टेल आया फिर से करो, अगर हेड आया रोक दो। मतलब कब तक करना है? जब तक हेड ना आ जाए। तो इसका सैंपल स्पेस क्या होगा? ध्यान से देखना। टेल, हेड आया तो रोकना है, हेड आया या टेल आया पहली बार में, हेड आया तो खत्म, ये एक आउटकम आ गया। और अगर टेल आया फिर से टॉस किया तो क्या आएगा उसके बाद? हेड या तो, अब देखो ये वाला क्या आउटकम आएगा? टेल हेड, मतलब पहली बार टेल तो दूसरी बार हेड, हेड आ गया दूसरी बार तो रोक दो। और दूसरी बार भी टेल आया, फिर उसके बाद या तो हेड आएगा या तो अब ये वाला आउटकम क्या आएगा? टेल टेल हेड। ये समझ रहे हो कि पहली बार टेल, दूसरी बार भी टेल, फिर हेड, ये ऐसे करके एंड सोन ये चलता रहेगा। कहां तक जाएगा? रुकेगा ही नहीं, इन्फिनिटी तक। देखो या तो पहली बार हेड आ जाए, और पहली बार टेल आए दूसरी बार हेड आ जाए, और पहली बार टेल दूसरी बार टेल तीसरी बार हेड आ जाए, और सो। तो ये इसका सैंपल स्पेस। अब सैंपल स्पेस में डॉट 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 का क्या रिप्रेजेंट करता है? इन्फानाइट सेट है, मतलब इन्फानाइट आउटकम आएंगे। ये समझे? पक्का? ठीक है। अच्छा, इसके बाद एग्जांपल लिखो। नहीं, क्योंकि हेड आया तो रुकना, अगर टेल आ रहा है तो कॉइन को टॉस टॉस करते रहना। लिखो एग्जांपल, टॉसिंग अ कॉइन। मैं लिखवा रहा हूं एक एक करके, ठीक है? टॉसिंग अ कॉइन, ये लिखो सैंपल स्पेस। जल्दी जल्दी जल्दी, ठीक है? टॉसिंग टू कॉइन्स वंस और वन कॉइन ट्वाइस। टॉसिंग टू कॉइन्स वंस और वन कॉइन ट्वाइस, ये आएगा सैंपल स्पेस। हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल, ठीक है? टू कॉइन्स वंस, वन कॉइन ट्वाइस, तो हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल। ये क्लियर है? ठीक। अच्छा, वन कॉइन एंड वन डाई इज, वन कॉइन एंड वन डाई इज रोल्ड, वन कॉइन एंड वन डाई इज रोल्ड, ठीक है? क्या आउटकम आएगा सैंपल स्पेस इसका? ये हेड वन हेड टू हेड थ्री सोन, टेल वन टेल टू टेल थ्री सोन टेल टेल सिक्स। ठीक। इसके बाद लिखो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, number of elements in sample space, number of elements in sample space if a coin is tossed once, twice and so on n times, if टू की पावर वन, टू की पावर टू, सो ऑन टिल टू की पावर एन। ये चीज, number of elements in sample space if a coin is tossed once, twice and so on till n times, if टू की पावर वन, टू की पावर टू, सो ऑन टिल टू की पावर एन। ये क्लियर है? सिमिलरली
सिमिलरली नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस का मतलब टोटल आउटकम्स की बात हो रही है, कितने टोटल आउटकम्स होंगे। ठीक है। सिमिलरली नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, इफ अ डाई इज रोल्ड, if a die is rolled once, twice, so on n times is once, twice, so on n times is 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, so on till 6 की पावर n। ये क्लियर है? राइट, टोटल आउटकम्स कैलकुलेट करने का तरीका ऐसे ही। अगर एक कॉइन को 3 बार टॉस किया तो कितने आएंगे? 8। ठीक है ना। एक कॉइन को 4 बार किया तो 2 की पावर 4, 16, ऐसे तो ये पता चल जाएगा, है ना। अच्छा, अब अगर दो दो चीजें हैं तो दोनों के आउटकम्स को मल्टीप्लाई करना, जैसे कॉइन भी कर रहा है एंड डाई भी कर रहा, तो टोटल आउटकम कितना हो जाएगा? जितने इसके आउटकम पॉसिबल है, जितने इसके, दोनों को मल्टीप्लाई, 2 और 6, तो आगे 12। इससे पीएनसी लगाना है अब, कहने का मतलब। ठीक है। इसका आगे लिखो एक और एग्जांपल। अ कॉइन इज टॉस्ड अंटिल हेड appears. A coin is tossed until head appears. Find the sample space. Find the sample space. इस केस में क्या आएगा सैंपल स्पेस? पहली बार हेड, और पहली बार टेल, दूसरी बार हेड, और पहली बार टेल, दूसरी बार टेल, तीसरी बार हेड, और सो ऑन चलता रहेगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट, ऑब्वियसली कॉमा है। वो है ना सेट, सेट के अंदर एलिमेंट्स को कॉमा सेपरेटेड करते हैं ना। चलें, चलें, ये क्लियर है? नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, ये सैंपल स्पेस की बात हो रही है, ये सारी एग्जांपल्स हमने सैंपल स्पेस के अंदर लिखी हैं। ये क्लियर है? ठीक है। फोर्थ पॉइंट, इवेंट। सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस, सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड एन इवेंट। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, अ डाई इज रोल्ड, एक्सपेरिमेंट क्या है? अ डाई इज रोल्ड। ठीक है। अब इसके अंदर जो सैंपल स्पेस बन रहा है वो क्या बन रहा है हमारा? 1 2 3 4 5 6, कोमा सेपरेटेड ब्रैकेट, हाँ या ना? राइट। अब इसके जितने सबसेट बन सकते हैं, सारे के सारे सबसेट हमारे क्या बना सकते हैं? डिफरेंट डिफरेंट इवेंट। ये क्लियर हुआ? राइट। इसके नीचे लिखो ए, नाम दे रहे हैं ए इवेंट को, इवेंट ए बोल लो या ए इवेंट बोल लो। ठीक है। इवेंट ए, इवन नंबर, इवेंट ए, इवन नंबर। तो जो इवन नंबर है बेसिकली 2 4 6, वो सैंपल स्पेस का क्या हो गया? सबसेट। तो ये जो होगा ये इवेंट बन जाएगा, बात खत्म। ठीक है। क्लियर है? अच्छा, इवेंट बी, ऑड नंबर,
अच्छा, इवेंट ए जो लिखा ना पहले, उसके आगे लिख लो, इवेंट प्रॉपर्ली डिफाइन कर लो, 246, 2,4,6। ठीक है। इवेंट बी जो लिखा है, ऑड नंबर 1,3,5। ये ध्यान से चेक कर लो, ये अपने सैंपल स्पेस के क्या है, ये क्लियर है ना? राइट। थर्ड, इसी के नीचे सी इवेंट प्राइम नंबर, इवेंट सी प्राइम नंबर 2, 3, 5, 2, 3, 5, ये क्लियर है? अच्छा, डी इवेंट, इवेंट डी मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5 क्या आएगा, सिर्फ 5। तो कहने का मतलब ये है, इन सब एग्जांपल्स को ऑब्जर्व करो जो अभी मैंने इवेंट्स की दी हैं, ठीक है। इन सबके अंदर या तो मोर देन वन एलिमेंट होंगे, या तो सबसेट बनाना है ना, सबसेट के अंदर सिंगल सिंगल एलिमेंट भी तो आ ही सकते हैं। और सिंगल एलिमेंट तो एक्चुअली में मेरा क्या होता है, एलिमेंट्री इवेंट। तो जो मेरा एलिमेंट्री इवेंट है वो मेरा इवेंट भी हो सकता है। बट क्या इवेंट एलिमेंट्री इवेंट होगा, जरूरी नहीं, क्योंकि इवेंट में एक से ज्यादा एलिमेंट भी हो सकते हैं। जैसे पहले वाले थे, उनके अंदर कितने कितने एलिमेंट आ रहे हैं, तीन तीन, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं। बट हाँ, जरूरी नहीं इवेंट के अंदर, क्योंकि सबसेट है ना, सबसेट में तो कुछ भी एलिमेंट उठा के मैं सबसेट बना सकता हूं। पॉइंट समझे? तो बेसिकली ऐसा है इवेंट, राइट। उसका एक छोटा सा केस क्या है, अब बोल लो वो सबसेट क्या है, एलिमेंट्री इवेंट। तो हर एक एलिमेंट्री इवेंट इवेंट जरूर होगा, लेकिन हर एक एलिमेंट्री इवेंट अपना हर एक इवेंट एलिमेंट्री इवेंट नहीं होगा। ऐसा है, ये इवेंट है, ये एलिमेंट्री इवेंट, तो एलिमेंट्री इवेंट इवेंट तो होगा, लेकिन हर एक इवेंट एलिमेंट्री इवेंट नहीं होगा। अगर वो सिंगल सिंगल आउटकम की बात कर रहा है, सिंगल सिंगल आउटकम का हमने इवेंट बना दिया, जैसे मल्टीपल ऑफ 5 आ गया, ऐसे मल्टीपल ऑफ 4 आ जाएगा, मल्टीपल ऑफ 6 आ जाएगा, तो ये सारे के सारे क्या बनाएंगे, एलिमेंट्री इवेंट। बट ये इवेंट भी है। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? श्योर। तो इवेंट इन जनरल बेसिकली क्या होता है, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। अब हमें इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी ढूंढनी होती है, ना कि एलिमेंट्री इवेंट, क्योंकि एलिमेंट्री इवेंट तो इवेंट में आ ही जाता है। तो हमें एलिमेंट्री इवेंट नहीं, इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है। अब जैसे मान लो उसने बोला ऑड नंबर के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ऑड नंबर का मतलब 1, 3, 5 के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, एक से ज्यादा एलिमेंट के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, प्राइम नंबर के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 3 का मल्टीपल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 2 का मल्टीपल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ये समझे ना? इस तरीके से वो पूछेगा। तो इसलिए इवेंट को डिफाइन करना बहुत जरूरी है। तो इवेंट क्या होता है हमारा, सबसेट ऑफ, और वो सिंगल सिंगल एलिमेंट एलिमेंट इवेंट भी हो सकता है, मोर देन वन एलिमेंट सिंगल, मोर देन वन सिंगल एलिमेंट भी हो सकता है। क्लियर हुआ? श्योर। चले आगे, नेक्स्ट डेफिनेशन, अक्रंस ऑफ एन इवेंट। अब यार एक इवेंट, इवेंट हमने डिफाइन कर लिया, अब एक इवेंट अकर कैसे करेगा, कैसे पता चलेगा कि वो वाला इवेंट अकर करा या नहीं करा? अक्रंस ऑफ एन इवेंट, ठीक है, लिखो, इफ any one of the elementary event if any one of the elementary event belonging to the event, if any one of the elementary event belonging to the event is an outcome, then that event has set to occur. Then that event has set to occur. Then that event has set to occur. ठीक है, समझो। मान लो हमने डाई को रोल किया एंड हमने एक सबसेट बनाया 2, 4, 6 इवन नंबर्स का।
अब ये वाला इवेंट कैसे पता चलेगा अकर हुआ है या नहीं हुआ, राइट? तो इस इवेंट को बिलोंग करने वाले सिंगल सिंगल एलिमेंट, और सिंगल सिंगल एलिमेंट को क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री इवेंट। तो इस इवेंट को बिलोंग करने वाले जो एलिमेंट्री इवेंट है, अगर वो एज ए आउटकम आए, डाई को रोल किया, अगर टू आया तो टू इसको बिलोंग कर रहा है, तो मतलब इसका एलिमेंट्री इवेंट एज ए आउटकम आया, तो ये इवेंट हो जाएगा। तो इसके एलिमेंट्री इवेंट जो है, अगर वो एज ए आउटकम आए तो ये इवेंट हो जाएगा। अब ये आ गया इवन नंबर का, राइट? ऐसे ही प्राइम नंबर का 2 3 5। अब ध्यान से देखो, अगर 2 आया आउटकम, तो मैं बोलूंगा इवन नंबर वाला इवेंट भी हुआ है, प्राइम नंबर वाला इवेंट। वो एलिमेंट जिस जिस इवेंट में आ रहा है, वो एलिमेंट्री इवेंट, वो एक्चुअल आउटकम जिस जिस इवेंट को बिलोंग कर रहा है, वो सारे के सारे इवेंट होंगे, सारे के सारे होंगे। जिसको नहीं कर रहा वो नहीं होगा, बात खत्म। क्लियर हुआ? श्योर? अकरेंस तो एक इवेंट कब अकर करेगा? जब उसको बिलोंग करने वाले सिंगल सिंगल आउटकम, दैट इज एलिमेंट्री इवेंट, एक्चुअली आउटकम आया। जो लिखा है दोबारा रीड करो, क्या लिखा हमने? इफ एनी वन ऑफ द एलिमेंट्री इवेंट बिलोंगिंग टू द इवेंट, इवेंट को बिलोंग करने वाले कोई भी एक भी एलिमेंट्री इवेंट अगर एज ए आउटकम आए, तो मैं क्या बोलूंगा? वो वाला इवेंट अकर हुआ है। ये क्लियर हुआ? श्योर? पक्का? चलें? चलें आगे, नेक्स्ट। देखो, अब अगेन डाई को रोल किया, सैंपल स्पेस क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6। अब अगेन इवन नंबर का हमने इवेंट बनाया 2 4 6, ऑड नंबर का 1 3 5, प्राइम नंबर का 2 3 5। ठीक है? अब मैं इसको एज ए वेन डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है? ये पूरा सैंपल स्पेस, ये इवन नंबर वाला, ये ऑड नंबर वाला, एंड ये प्राइम नंबर वाला। अब क्या तीनों में कुछ कॉमन है? नो। इवन नंबर में क्या आ रहा है? 2 4 6, एंड प्राइम नंबर में 2 3 5, तो कॉमन क्या आ गया? 2। तो इवन नंबर और प्राइम नंबर में कॉमन क्या है? 2। इधर 4 6, इधर 3 5, लेकिन 3 5 जो है वो ऑड के साथ कॉमन है, तो 3 5। एंड ऑड में क्या चीज और आ रही है? 1। तो ये मेरा बन गया। ध्यान से चेक कर लो, इधर कोई एलिमेंट नहीं, सिर्फ प्राइम में नहीं, क्योंकि जो प्राइम है या तो वो ऑड होगा या तो, एंड 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर पॉसिबल। ठीक है? इस तरीके से पूरा वेन डायग्राम बन गया। ये क्लियर है? अब सोचो, अगर 2 आउटकम आए तो कौन कौन से इवेंट हो जाएगा? 2 जिसको जिसको बिलोंग कर रहा है, ई भी हो जाएगा, पी भी हो जाएगा। ये दोनों इवेंट अक्कर करेंगे, हाँ या ना? यानी कि टू क्या हुआ? 2 आया ना आउटकम, तो इवन नंबर पर भी उसको भी बिलोंग कर रहा है, तो इवन नंबर वाला इवेंट भी हो जाएगा। 2 प्राइम नंबर को भी बिलोंग कर रहा है, तो प्राइम नंबर वाला इवेंट भी अक्कर करेगा। ये समझे? वो एलिमेंट जो एज ए आउटकम आ रहा है, वो जिसको जिसको बिलोंग करेगा, वो सारे के सारे इवेंट होंगे, अक्कर करेंगे। ठीक है? अच्छा, अब अगर 3 आउटकम आया, तो 3 किसको बिलोंग कर रहा है? ओड को भी, प्राइम को भी, तो भैया ओड वाला इवेंट भी हो जाएगा, प्राइम वाला भी हो जाएगा। अब अगर सिर्फ 4 आउटकम आया, तो 4 सिर्फ इवन वाले को बिलोंग कर रहा है, तो सिर्फ इवन वाला आउटकम आएगा। ये समझे? राइट? अच्छा, अब ध्यान से एक चीज का चेक करो,
ओड एंड इवन का इंटरसेक्शन क्या है? 5। ऑब्वियसली एक नंबर या तो ओड होगा या तो दोनों का इंटरसेक्शन थोड़ा ना हो सकता है कि एक नंबर ओड भी है इवन भी है, तो इंटरसेक्शन तो हो ही नहीं सकता इसका। तो ओड और इवन का इंटरसेक्शन क्या है? अब ये सोचो ऐसे, ये ओड 1 3 5, ये इवन 2 4 6। अब अगर इसमें से कोई आउटकम आया तो ये होगा, ये नहीं होगा, और इसमें से कोई आया तो ये होगा। अब अगर इसमें से आउटकम आया तो ये होगा, बट इट विल ऑल्सो मेक श्योर कि ये नहीं हो रहा। इसमें से अगर आउटकम आया तो ये तो होगा ही होगा, बट इट विल मेक श्योर इवन वाला नहीं हो रहा, हाँ या ना? तो अब यहीं से हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन आती है। ठीक है, लिखो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स और डिसजॉइंट इवेंट्स, और डिसजॉइंट इवेंट्स। ठीक है, पॉइंट समझना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है। ठीक है, लिखो। इफ occurrence of one prevents the occurrence of other, prevents the occurrence of other, then the events are mutually exclusive, then the events are mutually exclusive। ठीक है, मतलब एक के अक्कर करने पे दूसरा ना हो तो उसको, दोनों को क्या बोलेंगे हम? मतलब दोनों में से एक ही हो सकता है, दोनों साथ में नहीं हो सकते। अब यार कोई भी चीज साथ में कब होती है? देखो ये दोनों साथ में हो रहे हैं, टू, यानी कि वो एलिमेंट उनके इंटरसेक्शन में होना चाहिए, तभी अगर वो एलिमेंट आएगा तो ही वो दोनों साथ में होंगे, हाँ या ना? दोनों में होना चाहिए ना, दोनों का मतलब क्या है? इंटरसेक्शन में होना चाहिए। लेकिन अगर कोई चीज इंटरसेक्शन में है ही नहीं, जैसे ओड और इवन का कोई भी इंटरसेक्शन है ही नहीं, तो ये दोनों चीजें साथ में कभी भी नहीं हो सकती। या तो ये होगा और ये हुआ तो ये नहीं हो सकता, या तो ये होगा ये हुआ तो ये नहीं हो सकता, हाँ या ना? पॉइंट समझ में आया? पक्का? नाउ पॉइंट बहुत सिंपल सा पॉइंट है हमारा, कि म्यूचुअल एक्सक्लूसिव का मतलब ये है कि दोनों के दोनों का इंटरसेक्शन कुछ नहीं होना चाहिए, अलग अलग प्रेजेंट होना चाहिए। दैट विल मेक श्योर कि अगर ये हो रहा तो ये नहीं होगा, ये हो रहा तो ये नहीं होगा। इसका मतलब दोनों के इंटरसेक्शन में कुछ नहीं होना चाहिए। अगर इंटरसेक्शन में कुछ है मतलब वो दोनों चीजें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हो सकती। ये समझे? ये तो लिख लिया। और the two events, if the two events cannot occur simultaneously, if the two events cannot occur simultaneously, if the two events cannot occur simultaneously, or if the intersection of two events is phi, if the intersection of two events is phi, if the intersection of two events is phi। ये क्लियर हुआ? श्योर? एग्जाम्पल, a die is rolled, ये एक्सपेरिमेंट है, a die is rolled, event E246, event E2,4,6, event O 1,3,5,
बोथ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, बोथ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, बोथ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये क्लियर है? श्योर? देख लो। तो अगेन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है? जब दो चीजें साथ में अकर ना करें, उसके लिए दोनों का इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए। और ये दो दो सेट्स होते हैं जो अलग अलग प्रेजेंट होते हैं, इनको डिसजॉइंट सेट्स बोलते हैं, इसलिए इनको डिसजॉइंट इवेंट्स भी बोलेंगे। बात खत्म। तो डिसजॉइंट इवेंट्स से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होता है? सेम। अच्छा, स्टार मार्क करके लिखना। इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, if A and B are mutually exclusive events, then देखो इधर, probability of A intersection B, P of A intersection B। तो अगर ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो कॉमन कुछ नहीं होगा इनका, तो इनका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा? 5। तो प्रोबेबिलिटी क्या जाएगी? 0। ऑब्वियसली अगर कोई चीज है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करती, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली क्या होगी? 0। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी 0 होगा। अब यहीं से हम गेस किया करेंगे, अगर दो इवेंट्स के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 आ गई, मतलब वो दोनों क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। बात खत्म। ये उसकी कंडीशन आ गई। ये क्लियर? प्रोबेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लियर हुआ? श्योर? चलें, क्योंकि आगे हमें एक फॉर्मूला मिलेगा जिसके अंदर से हम ए इंटरसेक्शन बी निकाला करेंगे, और अगर वो निकालने पे 0 आ गया तो मतलब ए एंड बी क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये क्लियर है? चलो नेक्स्ट। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, डेफिनेशन वही है, फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। वो कुछ चेंज नहीं हो रहा। अभी हमने जो पी एंड सी इंट्रोड्यूस किया है, उसके बेसिस पे हम चूज करने का जो मेथड है वो चेंज करेंगे, वो नया इंट्रोड्यूस होगा। प्लस जो हमने सेट थ्योरी देखा है उसके अकॉर्डिंगली हम प्रोबेबिलिटी को चेंज करेंगे। जैसे आप देखो, इंटरसेक्शन भी आना शुरू हो गया प्रोबेबिलिटी में, यूनियन वगैरह भी आएगा, राइट? तो वो सब चीजें भी आएंगी अभी प्रोबेबिलिटी के अंदर। ठीक है ना? तो उन सबको इंट्रोड्यूस करेंगे। तो तीन पार्ट्स हैं इसके अंदर प्रोबेबिलिटी में। एक बेसिक प्रोबेबिलिटी जो फेवरेबल केसेस बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस को यूज करके आता है, राइट? बिल्कुल बेसिक, जो 10 तक के क्वेश्चन है जो तुम ऑलरेडी देखते आ रहे हो। सेकंड, पीएनसी को यूज करके, उसके पीएनसी को यूज करके कोई नई चीज नहीं आएगी, बस चूज करने का तरीका अलग हो जाएगा, जो फेवरेबल केसेस को चूज करना है या फिर टोटल केसेस को चूज करने का, जो टोटल नंबर ऑफ केसेस जो हो सकते हैं उनको बनाने का तरीका, वो पीएनसी से आएगा। तीसरा, सेट थ्योरी को इंट्रोड्यूस करेंगे, इंटरसेक्शन एंड यूनियन को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो ये टोटल तीन पार्ट्स हैं। बाकी डेफिनेशंस तो सेम ही है, कोई नई चीज नहीं है। मेन प्रोबेबिलिटी तुम्हारी 12th के अंदर है, 11th के अंदर नहीं है। यहां पे अभी भी हम क्या करेंगे? टोटल केसेस बाय फेवरेबल केसेस बाय टोटल केसेस, ये हमारी प्रोबेबिलिटी आएगी। ये क्लियर हुआ? श्योर? चले, चलो। अच्छा वो चलो एक डेफिनेशन और लिखो, एक दो डेफिनेशन है, लिखो जरा। एग्जॉस्टिव इवेंट्स, एग्जॉस्टिव इवेंट्स।
ठीक है। इफ द यूनियन ऑफ इवेंट्स, if union of the events is the total sample space, if the union of events is the total sample space, then the events are called exhaustive. Then the events are called exhaustive. ठीक है। जैसे अगेन ओड वाला केस 1 3 5, इवन वाला इवेंट 2 4 6, प्राइम नंबर 2 3 5। अब देखो इन दोनों का यूनियन क्या जा रहा है, 2 3 4 5 6। क्या ये पूरा सैंपल स्पेस है? नहीं। तो ई एन पी एग्जॉस्टिव नहीं। अच्छा, ओ एन पी इनका यूनियन क्या जा रहा है, 1 2 3 5। क्या ये पूरा सैंपल स्पेस है? नहीं। तो ये भी एग्जॉस्टिव नहीं है। अब अगर मैं ओ एंड ई, ओड एंड इवन की बात करूं, 1 2 3 4 5, तो ये पूरा सैंपल स्पेस है। हेंस ओ एंड ई मिलके पूरा का पूरा सैंपल स्पेस को एग्जॉस्ट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो एग्जॉस्टिव, यहां से एग्जॉस्टिव का याद रखो। जो पूरा का, ऐसे इवेंट्स जो पूरा का पूरा सैंपल स्पेस खाली कर दे, खत्म कर दे, एग्जॉस्ट कर दे, तो उसको बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट। तो अब देखो ओ एंड ई तो एग्जॉस्टिव आ गया, इसके साथ मैं पी लगाऊं चाहे ना लगाऊं, पी लगाया तब भी एग्जॉस्टिव, नहीं लगाया यूनियन तो वही आएगा ना, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना। तो पी लगाओ चाहे ना लगाओ, एग्जॉस्टिव तो है ही है, वो बन गया। तो एग्जॉस्टिव का मतलब जिनका यूनियन पूरा का पूरा सैंपल स्पेस आ जाए। ये क्लियर है? ये तीनों के साथ लिख लो, पी ई एंड पी आर नॉट, ओ एंड पी आर नॉट, ओ एंड ई आर एग्जॉस्टिव। ठीक है। इसी एग्जांपल में लिखना, ओ एंड ई म्यूचुअल एक्सक्लूसिव भी है, कुछ भी कॉमन भी नहीं है, एंड एग्जॉस्टिव भी है। तो ओ एंड ई आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एज वेल एज एग्जॉस्टिव। O and E are mutually exclusive as well as exhaustive. O and E are mutually exclusive as well as exhaustive. ये दोनों है बाय द वे। अच्छा, वो नोट ए का मतलब आता है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ए। नोट ए का मतलब ए को छोड़ के। तो और ये भी होता है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ नोट ए, क्या होता है, और पी ऑफ नोट ए को मैं क्या लिख सकता हूं, ये सब क्लियर है ना, राइट। ये लिख लेना दोनों स्टार मार्क करके। अच्छा, कार्ड्स के बारे में सब कुछ पता है, प्लेइंग कार्ड्स? किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बोल दो, मैं सारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या पता है? क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी तो बताना, मैं फिर एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है। फर्स्ट पार्ट सैंपल स्पेस का, इसका सैंपल स्पेस सारा का सारा बनाना, वो मैं डायरेक्टली दे रहा हूँ। ठीक है। वो जैसे मैंने एक्सप्लेन किया उसी तरीके से निकालना। ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी पे आ रहा हूं, फेवरेबल केसेस बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। लिखो क्वेश्चन, टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, two dice are thrown simultaneously. Find the probability of getting
फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, फर्स्ट पार्ट्स लिख लो, इवन नंबर एज द सम, सेकेंड सम एज अ प्राइम नंबर, थर्ड total of at least 10, fourth doublet of even number, ये रहने आगे कंटिन्यू कर लेना फोर्थ से, doublet of even number, fifth multiple of 2 on one dice and multiple of 3 on the other, multiple of 2 on one dice and multiple of 3 on the other, sixth same number on both the dice, same number on both the dice, seventh multiple of 3 as a sum. चलो फर्स्ट वाला क्या है, 18 अरे क्वेश्चन इवन नंबर है सम, तो सम क्या आ सकता है तुम्हारा 2 4 6 8 10 12, 2 का केसेस 1,1, मतलब सारे केसेस काउंट करने हैं, ये समझ आ रहा है ना, तो सारे केसेस काउंट करके कितने आ जाएंगे 18, तो टोटल केसेस 36, तो 1/2, सेकेंड सम ऐसे प्राइम नंबर ना, तो प्राइम नंबर क्या आना चाहिए, या तो 2 3 5 7, अच्छा ओ नहीं नहीं बेटा 9 9 8 भी ले ले, 8.5 भी निकाल ले ऐसे तो तू, हाँ 11, दैट्स इट, 13 तो आ ही नहीं सकता ना, ठीक है, तो कितने केसेस जा रहे हैं इसके 14, चलो अब काउंट करते हैं क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, 2 का केस 1,1, 3 का केस 1,2 2,1, 5 का केस 4,1 3,2, हाँ 2,3 1,4, 7 का केस 1,6 2,5 3 4 5 6, 6 केसेस आ जाएंगे इसके, 11 का 5,6 6,5, तो ये 6 केसेस 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 केसेस, ठीक है, तो 15/36, अगला नेक्स्ट टोटल ऑफ कम से कम 10 होना चाहिए, तो या तो 10 या तो 11 या तो 12 का केसेस 2 आएंगे, नहीं सॉरी 6,6, एक ही केस आएगा, इसके 2 आएंगे 5,6 6,5, 10 के केसेस 6,4 5,5 4,6, तो टोटल 6 केसेस आ गए, तो 6/36, नेक्स्ट डबलेट ऑफ इवन नंबर के 3 केसेस आ गए, 2,2 4,4 6,6, तो 3 बाय तो 1/12, अगला अच्छा मल्टीपल ऑफ 2 ऑन वन डाई, तो 2 4 6, ये पहले पे होना चाहिए दूसरे पे, तो 3,6, तो कितने केसेस आ गए, अब देखो 2 3 2 6 4 3 4 6 6 3 6 6, राइट, बट इसका उल्टा भी तो आ सकता है, उसने ये नहीं बोला कि पहले वाले पे दूसरे वाले, 1 एंड सेकंड बोला उसने, एक पे ये आ रहा है तो दूसरे पे उतना, अब 2 3 2 6, दोबारा सोचो 4 3 4 6 3 6 3 6 6, अब इसको उल्टा करोगे 3 2 6 2 3 4 6 4 3 6 6, लेकिन 6 6 तो ऑलरेडी आ चुका है, तो टोटल केसेस कितने आएंगे 11,
तो टोटल 12 केसेस नहीं आएंगे, 11 केसेस आएंगे, क्योंकि इसका उल्टा ऑलरेडी प्रेजेंट है। इनमें भी चेक करेंगे इनका उल्टा ऑलरेडी प्रेजेंट है या नहीं, नहीं था इसलिए 11 आ गए। अगला, ये समझ आया क्यों 11 आए? अगला, तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 6 बाय 36। अगला, तो या तो 3 या तो 6 या तो 9 या तो 3 के लिए क्या आएगा अपना 1 2 2 1, इसके लिए 1 1 5 2 3 4 5, तो 2 के साथ आ जाएगा अपना 4, 3 के साथ आ जाएगा 3, 4 के साथ आ जाएगा 2 एंड 5 के साथ 1। 9 के लिए 6 3 5 4 4 5 3 6। 12 के लिए 6 6, तो 4 1 5 5 5 एंड 5 10 एंड 2 12, तो 12 बाय 36। क्लियर है? नेक्स्ट, बस चलो।